अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना अध्ययन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो दक्षिण एशिया है उसका अर्थ क्या है। यानी दक्षिण एशिया का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं दक्षिण एशिया। तो एक तो देखो इसका अर्थ है भौगोलिक दृष्टि से, और दूसरा है कि इसमें और दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो इनमें दो तरह से हम दक्षिण एशिया का अर्थ निकालते हैं। पहला है भौगोलिक दृष्टि से। तो भौगोलिक दृष्टि से उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। तो विद्यार्थियों, यानी एक भौगोलिक क्षेत्र है। भौगोलिक क्षेत्र कौन सा? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। यानी ये जो चार दिशाएं हैं, तो ये जो चार हमने दिशा इंगित की है, इनके बीच का जो क्षेत्र है, यानी इनके बीच का जो क्षेत्र है, इनके बीच में जितना भी जो क्षेत्र आता है उसको हम दक्षिण एशिया के नाम से जानते हैं। अब एक दूसरा दक्षिण एशिया के नाम इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो भारत, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव। तो ये 7 देश हैं विद्यार्थी। भारत, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव। यानी भारत, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव। तो इन 7 देशों के लिए दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखो विद्यार्थियों, 3 देश और हैं, हालांकि वो दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उन 3 देशों के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वो देश हैं चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार। चीन है वो एशिया का सबसे बड़ा देश है। यदि हमें मैप के ऊपर जाएं तो चीन है वो एक तरह से उत्तरी एशिया में आता है। तो चीन है ये एशिया का सबसे बड़ा देश है। एशिया का सबसे बड़ा देश। आज का चीन है वो एक नीति का निर्माण कर रहा है, और वो है OBOR, यानी वन बेल्ट वन रोड। यानी इसके तहत वो एक सड़क का निर्माण कर रहा है, और उस सड़क के माध्यम से वो चीन है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका तक सड़क का निर्माण कर रहा है। और इस सड़क के माध्यम से ये अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे वो जुड़ना चाहता है, ताकि वो इन देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दे सके और अपने जो आर्थिक विकास है उसको मजबूती से आगे बढ़ा सके। दूसरा आता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान है ये देखो जो दक्षेश है, आगे हम पढ़ेंगे दक्षेश के बारे में। यानी जो दक्षिण एशिया के देश है उन्होंने मिलकर के एक दक्षेश संगठन का निर्माण किया है, यानी दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं।
सीएस के अंतर्गत अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। अब देखो एक आता है इसमें म्यांमार। तो म्यांमार है ये जो हमारे भारत की जो पहले नीति थी लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो, ये नीति है उसका एक हिस्सा है म्यांमार। पूर्व की ओर देखो, क्योंकि ये जो म्यांमार है ये दक्षिण पूर्व जो एशिया राष्ट्र है संगठन जिसको हम आसियान कहते हैं, यानी आसियान है तो म्यांमार है आसियान जो संगठन है और जो दक्षिण एशिया जो क्षेत्र है इसके बीच में आता है। तो इस कारण से जो म्यांमार की जो भूमिका है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। जो लुक ईस्ट की जो नीति है इसको अब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लुक एक्ट नीति में बदल दिया। तो ये थे मतलब चीन से जो तीन प्रमुख देश हैं जिनकी इस क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण भूमिका है, चीन, अफगानिस्तान और म्यांमार, यानी इनके बारे में बस इतनी जानकारी है वो काफी है। तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत हम अर्थ में देखें तो एक तो भौगोलिक दृष्टि से और दूसरा इसमें कौन कौन से देश आते हैं, उन देशों को हमें दक्षिण एशिया के नाम से जानते हैं। अब आगे विद्यार्थी हम दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनकी राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार से है उसका हमें अध्ययन करेंगे। यानी एक बार तो हमने देखा कौन से देश के अंतर्गत कौन सी शासन प्रणाली है, तो हम कहते हैं इधर कहते हैं हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव। भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र। तो देखो भारत जब से आजाद हुआ 1947 से लेकर आज तक भारत में लोकतंत्र को बिना किसी रुकावट के अनवरत जारी है। यानी आज भी भारत में लोकतंत्र है और प्रधानमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी हैं उनके नेतृत्व में हमारे देश की बागडोर है, उनके नेतृत्व में हमारा शासन संचालित हो रहा है। तो भारत और श्रीलंका में दोनों में लोकतंत्र है, दोनों में आज तक लोकतंत्र सफल रूप से चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन देखो श्रीलंका की केवल एक ही समस्या है और वो है श्रीलंका की जातीय समस्या। यानी श्रीलंका में शुरू से लेकर के आज तक यानी 1948 से लेकर
फिर आता है नेपाल। तो नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, ये दोनों रहे। कभी ऐसे लोकतंत्र की वहां पर लहर आई तो लोकतंत्र को ज्यादा समय तक वहां पर नहीं चला और फिर वो राजतंत्र में शासन है वो तब्दील हो गई। लेकिन आज है वो नेपाल के अंतर्गत लोकतंत्र आई। मालदीव है 1968 मालदीव के अंतर्गत सल्तनत 1968 में मालदीव के अंतर्गत सल्तनत का शासन है। सल्तनत यानी एक तरह से हम राष्ट्र करते हैं राजा का शासन है वो सल्तनत होता है। तो 1968 के अंतर्गत मालदीव के अंतर्गत गणतंत्रात्मक शासन, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया और यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली तो लोकतंत्र में दो प्रणाली होती है, संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो मालदीव के अंतर्गत 1968 के बाद 1968 में इसने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया और यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आई। तो ये थी दक्षिण एशिया के अंतर्गत प्रमुख देशों में राजनीतिक प्रणाली। यानी भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र शुरू से कायम रहा है। श्रीलंका में भी शुरू से लोकतंत्र है लेकिन वो एक समस्या से जूझ रहा है और वो श्रीलंका की जाति समस्या। इसके बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है भूटान। भूटान के अंतर्गत संवैधानिक राजतंत्र कायम है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पर कभी सैनिक शासन तो कभी लोकतंत्र कायम रहा। यानी इन दोनों देशों के अंतर्गत लोकतंत्र है वो लगातार जारी नहीं रहा, कभी सैनिक शासन तो कभी लोकतंत्र है। और फिर आता है नेपाल। नेपाल के अंतर्गत कभी राजतंत्र तो कभी लोकतंत्र। यानी यहाँ पर भी लोकतंत्र है वो लगातार कायम नहीं रहा, लेकिन वर्तमान में नेपाल में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली कायम है। उसके बाद आता है मालदीव। तो मालदीव के अंतर्गत 1968 तक सल्तनत का शासन आया और 1968 में मालदीव ने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया और वर्तमान में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आई। अब विद्यार्थियों हमें आगे हमें एक देश के अंतर्गत जो शासन प्रणाली है उसका हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले हम लेते हैं पाकिस्तान। तो विद्यार्थियों जैसा कि हम जानते हैं भारत को जब ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली तो फिर पाकिस्तान है वो भारत से अलग हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जब संविधान सभा की कार्यवाही चल रही थी तो उसका बहिष्कार किया, उसने एक अलग राष्ट्र की मांग की। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान है वो एक अलग राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र हुआ, एक अलग देश बना था। तो 14 अगस्त 1947 से लेकर के जब पाकिस्तान एक अलग देश बना तब से लेकर के आज तक यहाँ पर कभी सैनिक शासन है तो कभी लोकतंत्र, दोनों साथ साथ चलते रहे। सबसे पहले हम लेते हैं अयूब खान। तो जब पाकिस्तान आजाद हुआ तब सबसे पहले जो अयूब खान है उन्होंने पाकिस्तान की जो बागडोर है
यानी याहिया खान ने भी सैनिक शासक के रूप में सत्ता संभाली। देखो याहिया खान है उसको अपने शासनकाल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ा था और वो थी पूरी पाकिस्तान याहिया खान को एक महत्वपूर्ण समस्या से जूझना पड़ा और वो थी पूरे पाकिस्तान के लोगों द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करना। यानी जैसा कि हम जानते हैं 1971 से पहले यानी 1971 से पहले जो जिसको हम आज बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और ये पूर्व होने के बाद इसको पूर्वी पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान क्या था, जो आज का हम बांग्लादेश के रूप में जिसको देखते हैं वो पहले पाकिस्तान के हिस्सा था और इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों द्वारा एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग प्रारंभ कर दी, जिसके कारण 1971 का भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ बांग्लादेश का निर्माण। तो 1971 के अंतर्गत जो पूर्वी पाकिस्तान वो पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन गया। तो जो याहिया खान है इनको भी 1971 के अंतर्गत जो जनता का जो गुस्सा है इनके ऊपर फूट पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। अतः इनको जन आंदोलन के सामने इनको भी सत्ता से हटना पड़ा, इनको भी अपनी जो गद्दी है वो छोड़नी पड़ी। उसके बाद में आता है तो जुल्फिकार अली भुट्टो है, इन्होंने 1971 में इन्होंने शासन की सत्ता संभाली और 1977 तक ये सत्ता में रहे और ये थे लोकतंत्र, यानी इनके नेतृत्व में पाकिस्तान के अंतर्गत लोकतंत्र शासन है वो कायम रहा। लेकिन पाकिस्तान के अंतर्गत जो लोकतंत्र प्रणाली है वो ज्यादा समय तक नहीं चला और 1977 के अंतर्गत इनको अपने सत्ता से हटना पड़ा। उसके बाद में आता है जिया उल हक। जिया उल हक इन्होंने सैनिक शासक के रूप में सत्ता संभाली, सैनिक शासक के रूप में, और ये 1977 से लेकर के 1987 तक ये सत्ता में रहे। लेकिन 1970 के अंतर्गत इनको भी जनता के संघर्ष से या जन आंदोलन का सामना करना पड़ा और जिया उल हक को सत्ता से हटना पड़ा। उसके बाद में आता है बेनजीर भुट्टो।
का वर्ड ट्रिपल पी, इसका मतलब होता है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। और नवाज शरीफ, एक आता है नवाज शरीफ, यानी 1988 से लेकर के 1999 तक इन दो नेताओं के बीच में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को चलाने को लेकर के इन दोनों के बीच में प्रतिशत यानी इलेक्ट्रेशन होड़ थी, यानी ब्रेक्जिट हुआ है। उसके बाद में ये कुछ समय तक पाकिस्तान प्रधानमंत्री, उसके बाद में नवाज शरीफ ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। और यानी ये दोनों का जो शासनकाल है ये 1999 तक रहा। और ये जो नवाज शरीफ थे ये मुस्लिम लीग पार्टी से संबंधित थे। तो 1900 फिर आता है नवाज शरीफ की बात करते थे जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ ये 1999 से लेकर के 2008 तक, यानी ये कैसे थे, ये सैनिक शासक थे। यानी जनरल परवेज मुशर्रफ जो सैनिक शासक के रूप में अपनी सत्ता संभाली और बाद में उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपना चुनाव भी करवा लिया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना निर्वाचन भी करवा लिया। यानी इस तरह से इनमें दो ताकत थी, एक ये सैनिक शासक के रूप में थे और दूसरी राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने अपना निर्वाचन करवा लिया। 2008 के बाद में पाकिस्तान में निरंतर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली रही है। यानी वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद शाहबाज शरीफ। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद शाहबाज शरीफ। यानी 2022 में प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है। उनसे पहले इमरान खान ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो विद्यार्थियों ये थी पाकिस्तान की राजनीतिक प्रणाली, यानी 1947 से लेकर अब तक जो कभी लोकतंत्रात्मक प्रणाली रही तो कभी यहाँ पर सैनिक शासन। अब विद्यार्थियों एक बात आती है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न बन पाने के कारण या दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंतर्गत लोकतंत्र है वो सफल क्यों नहीं हो पाया, यानी पाकिस्तान है वहां पर लोकतंत्र का सफल क्यों हो गया। तो इसके हम प्रमुख कारण कौन से हैं। इसमें पहला कारण आता है सेना, धर्मगुरु, काफी जानवर है।
सैनिक शासन के पक्ष में। तो विद्यार्थियों, एक तो यहाँ पर जो सेना है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में लोकतंत्र पनपे। सेना है वो पाकिस्तान के अंतर्गत सैनिक शासन को बढ़ावा देती है। दूसरा है धर्मगुरु। तो धर्मगुरु जो मुस्लिम धर्म के अंतर्गत जो धार्मिक शिक्षा देते हैं उसको हम जैसे हम मौलवी कहते हैं, तो ये हैं जो धर्मगुरु है वो भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंतर्गत लोकतंत्र पनपे, क्योंकि ये जो चलता है उसको जो परंपराएं हैं उसके अंतर्गत ही बांध रखना चाहते हैं। तीसरा है अभिजन वर्ग। जो अभिजन वर्ग है वो भी पाकिस्तान के अंतर्गत लोकतंत्र को नहीं चाहते। यानी अभिजन जो अमीर वर्ग, जो अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, क्योंकि अभिजन वर्ग उनको लोकतंत्र से कोई विशेष फायदा नहीं होता, इसलिए वो यहाँ पर सैनिक शासन को बढ़ा देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सेना, धर्मगुरु, अभिजन वर्ग और जिसको हम अमीर वर्ग कहते हैं, तीनों ही पाकिस्तान के अंदर सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं। दूसरा आता है अमेरिका द्वारा लगातार पाकिस्तान को सैनिक शासन के पक्ष में रखने का प्रयास। अमेरिका द्वारा लगातार पाकिस्तान को सैनिक शासन में रखने का प्रयास। यानी अमेरिका यह चाहता है कि पाकिस्तान के अंतर्गत सैनिक शासन कायम रहे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया थोड़ा सा ऊपर जाए तो अफगानिस्तान, दोनों के अंतर्गत जो आतंकवाद है वो व्याप्त है, आतंकवाद है उसको बढ़ा रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि यदि वहां पर लोकतंत्र होगा तो लोकतंत्र है जो आतंकवादी हैं उनको निपटने में कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती। इसलिए भी अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के अंतर्गत सैनिक शासन ही बना रहे। तो अमेरिका का भी यह पाकिस्तान में सैनिक शासन को बनाए रखने में प्रयास है। तीसरा आता है भारत के साथ तनातनी। भारत के साथ तनातनी यानी भारत है वो पाकिस्तान का पड़ोसी देश है और भारत के अंदर शुरू से लेकर के आज तक लोकतंत्र कायम रहा है, लेकिन आजादी से लेकर के यानी 1947 से लेकर के आज तक भारत और पाकिस्तान के जो बीच में संबंध रहे वो तनावपूर्ण रहे, हमेशा से प्रतापपूर्ण रहे। इस कारण पाकिस्तान के अंदर जो लोकतंत्र है वो मतलब भारत का जो साथ है पाकिस्तान को वो नहीं मिल पाता, क्योंकि दोनों के बीच में कभी संबंध है वो सहयोगात्मक नहीं रहे। चौथा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कोई खास तो विद्यार्थियों अगला है कि पाकिस्तान के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली कायम हो, लोकतंत्र शासन को बढ़ावा मिले, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कोई खास समर्थन नहीं मिल पाता, जिसके कारण पाकिस्तान के अंतर्गत लोकतंत्र वो नहीं पनप रहा है। तो विद्यार्थियों